नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों की ओर से। कश्मीर लगातार नापाक आतंकी साजिशों का शिकार हो रहा है। एक तरफ सेना लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, आतंक का खात्मा करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। रविवार देर शाम एक बार फिर मजदूरों को निशाना बनाया गया। कुलगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। आतंकियों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे और इस घटना के बाद से उनके घर में मातम का माहौल है। हालांकि सेना पिछले 1 हफ्ते से घाटी में आतंकियों का नामो निशान मिटाने में दिन रात जुटी हुई है, जिसमें अब तक 13 दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला दिया गया है। 13 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और यह बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है और वहीं बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के लोगों के लिए निसंदेह एक मुश्किल वक्त है, जब भी यहाँ के लोग मेहनत और मजदूरी के लिए उन राज्यों के विकास के लिए यहाँ से जाकर खून पसीना बहाते हैं। और ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं, एक संवेदनशील राजनेता के और राज्य के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से उद्वेलित होते हैं कि ये जो हमारे जो लेबरर्स वहाँ पर मारे गए हैं, उनकी हत्या के बाद 2 लाख रुपए जो कॉम्पेंसेशन उनके परिवार को दिया जा रहा है, उसको बढ़ाया जाए ताकि उन पर आश्रित जो उनके परिवार बिहार में यहाँ रह रहे थे, वो सम्मानपूर्वक जीवन यापन अपना कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। 5 लोग मरे और ये सब के सब गरीब तबका के लोग हैं, जिनको बिहार में रोजी रोटी नहीं मिल रही है, जिनको बिहार में पेट भरने का कोई उपाय नहीं है। वैसे लोग मजबूरी में वहाँ जाके गए हैं, नहीं तो वहाँ का जो वातावरण है, जिस तरह की स्थिति है, क्यों कोई जान देने के लिए जाएगा। और आज के दिन भी हजारों लोग वहाँ पड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री जी जो मृतक हैं, जो मारे गए, जिनकी हत्या हुई, उनको 2 लाख रुपया मुआवजा दे करके और अपना कर्तव्य जो है उसको इतिश्री मान ले रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, कश्मीर की घटना पर बोले हैं सत्यपाल मलिक। उन्होंने कहा कि मेरे राज्यपाल रहते आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। और सत्यपाल मलिक ने कहा कि आतंकी कई किलोमीटर तक अंदर नहीं घुस पाते थे। श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकियों के घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरे कार्यकाल में कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ था। मैं कश्मीर का राज्यपाल कहाँ हूँ? मैं पहले जब था तो तब कुछ नहीं हो रहा था। ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों को निशाना आतंकी बना रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे। साथ ही मेरे 2 सहयोगी आशीष स्वाब श्रीनगर से, पंकज शर्मा पुंछ से हमारे साथ मौजूद हैं और खास मेहमान ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आसिफ आपके पास आ रही हूं। आसिफ, ये लंबा वक्त हो गया है कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो बाहर के लोग हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और हाल ही में लोगों को जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं मौत के घाट उतारा गया। इनको लेकर क्या अपडेट है, किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं वहां पर? देखिए, 5 अक्टूबर को ये शुरुआत तब हुई थी जब श्रीनगर में एक बिहार का जो कॉट वेंडर था, ठेले वाला था, गोलगप्पे वाला, उसकी हत्या कर दी गई थी श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में। और आज 18 अक्टूबर है और तब से लेकर आज तक लगातार इन हमलों में अब तेजी देखी जा रही है। अब 5 ऐसे लोग हैं जो 4 उसमें बिहार के हैं, एक यूपी का है, इनकी हत्या कर दी गई। और ये जो घटनाएं हैं वो
लगातार अब यहाँ इसका असर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में आज हमने कई इलाकों में देखा, श्रीनगर से बाहर गांदरबल इलाके में हमने देखा कि कई जो नॉन लोकल लेबरर्स है वो अपना सामान लेकर घाटी छोड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कल जिस प्रकार से एक ऑर्डर प्रशासन की तरफ से, हालांकि फिर पुलिस ने खंडन किया उसका कि हमने इशू नहीं किया, लेकिन एक ऑर्डर वायरल हो गया पूरी सोशल मीडिया और दूसरी साइट्स पर कि जो नॉन लोकल लेबरर्स कश्मीर घाटी में है उनको जल्द से जल्द पुलिस थानों और आर्मी कैंप्स में पहुंचाया जाए। कई नॉन लोकल लेबरर्स जो है उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस की तरफ से फोन आए कि उन्हें कहा गया कि आप लोग ये जगह छोड़ दो, आप लोग चले जाओ यहां से। तो कहीं न कहीं एक डर का जो माहौल बना हुआ है इन हत्याओं के बाद वो अब ज्यादा गहरा रहा है और यही कारण है कि अब डिस्ट्रेस में, बेचैनी में ये लोग जो है घाटी छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हमने देखा कि सामान्य रूप से काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है और हमने तस्वीरों में भी देखा। तो जाहिर सी बात है जो हालात है वो यहाँ पर गंभीर देखने को मिल रहे हैं और पुलिस जो पिछले दिनों 9 दिनों में 9 एनकाउंटर देखे गए, उसमें 13 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि पुलिस ने दावा किया था कि इसमें से कई मिलिटेंट जो है वो इन किलिंग्स में शामिल है, मारे जाने वाले मिलिटेंट्स, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटना कल हमने दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में देखी और उससे एक दिन पहले पुलवामा और श्रीनगर में देखी। तो यानी मिलिटेंट्स का इस तरह से नॉन लोकल्स को निशाना बनाना लगातार जारी है और इसको लेकर कई मिलिटेंट संगठन टीआरएफ से लेकर यूएलएफ और दूसरे एक संगठन ने भी इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्लेम की है और कहा है कि वो आने वाले दिनों में इन हमलों को तेज करेंगे। एक जो यूएलएफ का बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि जो यूपी और बिहार में कुछ लिंचिंग वगैरह के वारदात हुए उसके रिटाइलेशन में हम ये कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस के लिए है और सुरक्षा एजेंसीज के लिए है कि आखिरकार वो अब तक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं इस तरह की इन किलिंग्स को। हालांकि यहां पर जितने भी राजनेता देखा जाए, राजनीतिक पार्टियां देखा जाए या मस्जिदों में भी हमने कई जगह पर देखा कि लोगों ने इसका खंडन किया, लोगों ने इसकी निंदा कड़े अल्फाजों में की और कहा कि ये जो है कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। लेकिन आखिरकार कौन लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो मिलिटेंट संगठन खुलेआम इसकी जिम्मेदारी कबूल रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस के आईजीपी ने हमसे 2 दिन पहले बात करते हुए कहा था कि उनके लिए संभव नहीं है कि वो सभी जो बाहर के रहने वाले यहाँ पे लोग काम करने वाले हैं उन्हें सुरक्षा दे सके, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उनकी कोशिश है कि जो इन घटनाओं के पीछे है उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके ताकि ये घटनाएं रुके। लेकिन फिलहाल जमीन पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कल एक और फिर ये हमला हो गया और लगातार इन हमलों की जो रिपोर्ट्स है हम यहां पर दे रहे हैं। जी बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा कि इन घटनाओं का रुकना बहुत जरूरी है क्योंकि अमन चैन कैसे आएगा अगर ये आतंकी घटनाएं घटती रही वहां पर। मैं आपके पास आ रही हूं सीधे पंकज। अब सबसे पहले तो न्यूज़ 24 जवानों की शहादत को सलाम करता है और पुंछ में क्योंकि आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आपके पास क्या अपडेट है अब उसको लेकर? देखिए, बीते 8 दिनों से लगातार पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ एक महा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ है, हमारे 9 जवान शहीद हुए हैं जिसमें 2 जेसीओ रैंक के ऑफिसर भी शामिल हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को चंद घंटों में भारतीय सेना के जवानों ने समाप्त कर देना था। जितने भी कायर आतंकी हैं उनका काम तमाम कर देना था। लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी घना जंगल, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है। अगर हम चंद कदम आगे चलते हैं तो आगे कुछ नहीं दिखता कि आगे है क्या। दूसरा, मौसम, भारी बारिश हो रही है, आंधी तूफान है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना के जवान हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, जितने भी घने जंगल का इलाका है उसे चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, दरअसल ये जो एरिया है ये बेहद अपने आप में चुनौतियों से भरा हुआ है। एक तो खड़ी पहाड़ियां है, दूसरा घना जंगल है। इसमें हमने देखा कि जब पहले दिन पुंछ के सुरनकोट में भारतीय सेना के जवानों को और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होती है, उस दौरान हमारे 5 जवान शहीद होते हैं। आतंकी घने जंगल की आड़ में आगे बढ़ते हैं, राजौरी से सटे बंगाई के जंगलों में पहुंच जाते हैं। वहां उनको जो है ट्रैप किया जाता है, वहां पर मुठभेड़ शुरू होती है। उसके बाद आतंकी दोबारा पुंछ के मेंढर के जंगलों में, नरखास के जंगलों में पहुंचते हैं, वहां पर मुठभेड़ शुरू होती है। उस दौरान हमारे 2 जवान जो है वो मिसिंग होते हैं। भारतीय सेना की प्राथमिकता यह थी कि जो 2 जवान मिसिंग है, जिसमें एक जेसीओ एक जवान है, उसको ढूंढना।
सबसे पहले प्राथमिकता ये थी, रात को जो है बीते 2 दिन पहले जो है जवानों के शव मिलते हैं, उसके बाद जितने भी रजौरी पुंछ के जंगल का इलाका है उसे चारों तरफ से कार्डन कर लिया है। रात का समय था, रात के समय ऑपरेशन को होल्ड किया गया। आतंकी जो है वो रात को फायरिंग नहीं कर रहे थे ताकि आतंकी जानते हैं कि उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि जमीन से लेकर आसमान तक आतंकियों की लोकेशन का पता चलाया जा रहा है। घना जंगल है, इसलिए दिक्कत आ रही है। अब जितने भी भारतीय सेना के जवान हो, चाहे दूसरे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मकसद है क्योंकि कदम फूक फूक के रखना है, कोई पता नहीं है कि आतंकी किस जगह पर छिपे हुए हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं, इन आतंकियों को एक विशेष तरह की ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल ट्रेनिंग 2 से 3 तरह की होती है, दौरे खास, दौरे आम, दौरे शफा। इन आतंकियों को जो है दौरे खास की ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग जो है आप देखिए कि 8 दिनों से जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं और लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। आतंकी छिपे जिस बिल में छिपे हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अब चंद घंटे दूर है, भारतीय सेना को सफलता मिलने वाली है। चुन चुनकर इन कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। आतंकी चाहे अपनी लोकेशन बदलें, चाहे जिन भी जंगल में चला जाए, लेकिन आपको बता दूं कि हाईवे पर जम्मू जो पुंछ हाईवे है, वहां पर जोरी पुंछ हाईवे जो है उसको बंद किया गया है, क्योंकि हाईवे से बिल्कुल नजदीक के जंगलों में ये ऑपरेशन चल रहा है। कल आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ शुरू होती है। ये जो नरखास के जंगल है जो कि मेंढर में पड़ते हैं, वहां पर करीब 3 से 4 घंटे मुठभेड़ होती है। आप देखिए कि इस दौरान बीते 8 दिनों में आतंकियों के साथ 3 से 4 बार जो है इनकाउंटर होता है, उनके कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है। आतंकी अपने साथ बेहद ज्यादा मात्रा में हथियार, गोला बारूद लेकर आए हैं, क्योंकि 3 से 4 बार कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होना और इस दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग की जाती है। 3 से 4 घंटे फायरिंग होना जाहिर तौर पर दिखाता है कि आतंकी अपने साथ बेहद ज्यादा संख्या में हथियार, गोला बारूद लेकर आए हैं। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक आतंकी की ओर से फायरिंग नहीं की गई है। जितना भी जंगल का इलाका है, क्योंकि कई किलोमीटर तक ये जंगल का एरिया फैला हुआ है, धीरे धीरे जवान आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश यही रहेगी, कॉन्टैक्ट अगर स्टैब्लिश होता है तो आतंक का काम तमाम किया जाएगा। और लगातार आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को सीमा पार से धकेल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि बर्फबारी पड़ने से पहले भारी संख्या में आतंकी जो है लॉन्चिंग पैड के नजदीक पहुंचे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, चाहे वो एलओसी का इलाका हो। आतंकी चाहते हैं क्योंकि बर्फ पड़ जाएगी तो आतंकियों घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाएंगे। काफी संख्या में आतंकी लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं, लेकिन आतंकवादी और पाकिस्तान जो उनको वहां पर पनाह देता है वो ठीक से समझ ले पंकज कि भारत पूरी तरीके से तैनात है, तैयार है। भारतीय सेना चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, जमीन हो, आसमान हो, हर जगह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ सुरेश रैना साहब भी, माफ कीजिएगा, अमित रैना साहब भी जुड़ गए हैं। मैं सर आपके पास आती हूं, लेकिन अमित जी आपका पहले रुक कर लेती हूं। जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कोशिश यही थी आर्टिकल 370 हटने के बाद कि अमन चैन स्थापित किया जाए, लेकिन इन हालातों में कैसे होगा? ये जो हो रहा है टारगेटिंग किलिंग, हम इसलिए कह रहे हैं टारगेट किलिंग कि वहां पर जितने भी स्थानीय लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए टारगेटेड किलिंग तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि टीआरएफ भी खुद अपने जो रिलीजेज है उसमें एडमिट करता है कि ये टारगेटेड किलिंग है। चिंता की बात मुझे जो ये लगती है कि जो टीआरएफ ने दिया है कि ये रिटेलिएशन है कुछ ऐसी हरकतों को लेकर जो यूपी बिहार में हुई है, और अगर यही रिटेलिएशन यूपी बिहार में कश्मीर में हुए लोगों के खिलाफ अगर यूपी बिहार में होती है या शेष भारत में होती है, जिसमें शेष भारत में लाखों संख्याओं में कश्मीरी रहते हैं, कश्मीर के लोग रहते हैं, तो ये तो अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र लग रहा है पाकिस्तान को। और मुझे लगता है इसमें कि सरकार को इस पर इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा और भारतीयों को इसको समझना पड़ेगा कि हमें रिटेलिएशन नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये रिटेलिएशन होती है तो ये पाकिस्तान के मंसूबों को कायम करने जैसी बात। दूसरी जो चिंता की बात यह है कि सरकार जो है पिछले 10 दिनों में हमने 30 लोगों की शहादत दी है, जिसमें से 11 सिविलियन रहे हैं और 9 फौजी रहे हैं, और ये एक बड़ी चिंता की विषय है। और मुझे लगता है कि अब जो ये थिएटर ऑफ एक्शन है, ये थिएटर ऑफ एक्शन एलओसी के इस पार की जगह अब एलओसी के उस पार होना जरूरी हो गया है, क्योंकि पिछले 70 साल में आपने हर तरह से प्रयास कर लिया है पाकिस्तान को समझाने का और अनफॉर्चुनेटली एक ही तरीका है पाकिस्तान को समझाने का, और वो है कि थिएटर ऑफ एक्शन जो है वो इस एलओसी से लेकर उस एलओसी में जाए और इस पे काम किया जाए। परियार सर, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि वक्त आ गया है कि अब उस पार जाकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? बिल्कुल, मैं तो कल भी यही आपसे बात कर रहा था, तब भी मैंने कहा है कि हमारा जो है इसमें अब जो हेज कटिंग टाइप का होता है कि 4 आतंकवादी आपने मार दिए, हम काबू कर लेंगे,
उनको क्रश कर देंगे, उनके कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसकी जड़ों पर जाके हमला नहीं करेंगे तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मैं समझता हूँ सिंपल एक एयर स्ट्राइक या छोटी सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होना है। पाकिस्तान को जब तक कोई बहुत बड़ा नुकसान भारत नहीं पहुंचाता है, इस तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं दूसरे बैकग्राउंड पे जाऊंगा कि रिटेलिएशन वाला जो कहा है, ये एक तरह से उनकी एक बड़ी लार्ज स्केल की कॉन्स्पिरेसी है। भारत में ISIS का नेटवर्क धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया है, तालिबानी आ रहे हैं, और ये सब जब से अफगानिस्तान का हुआ है उनको काफी इसमें शय मिल गई है। अब वो चाहते हैं कि ये इससे जो है यूपी और बिहार में अनरेस्ट हो और वहां पर जानबूझ के कुछ दंगे फसाद हो, ये इसलिए वो कह रहे हैं कि हम उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये उनका एक उनके जो असेट्स उन्होंने बना रखे हैं J&K में, पाकिस्तान के POK से आके उन लोगों ने अपने परमानेंट कुछ ऐसे डेवलप कर लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे वो इनको स्लीपर सेल्स और जो लोकल नेटवर्क TRF बना रहा है वो डेवलप किया है। वही 2-3 साल में उन्होंने उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया और अब वो उस पर एक्शन में आ रहे हैं। तीसरा जो हो रहा है कि हमारे इतने जवान क्यों शहीद हो रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं, मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। ये नहीं है कि वो हाइड आउट्स में वहां पर आतंकवादी छुपे हुए और हम लोग उनको सर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो उनका आतंकवादियों का जो इंटरनल नेटवर्क है, इंटेलिजेंस, वो शायद थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया है। वो जानबूझ के ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम वहाँ छुपे हुए हैं ताकि वहाँ जो है सुरक्षा बल वहां जाके एक्शंस करें और वो उनको वहाँ ट्रैप करें। इसलिए ज्यादा हमारे सुरक्षा बल के जो है वो शहीद हो रहे हैं। और इसके उसमें जो शेल्टर में जहां पर ये फायरिंग और ये हो रहा है, उस शेल्टर से वो दूसरी जगह से इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और टारगेट किलिंग है। मुझे अगर मैं जम्मू कश्मीर के किसी रिमोट एरिया में हूं तो मुझे आतंकवादी तो कैसे पता लगेगा कि मुझे किल करना है। तो ये जो उनका जो नेटवर्क हो गया है वो उनको आइडेंटिफाई कर लिए, उन घरों को, उन लोगों को, उसके बाद में उनके ऊपर एक्शन हो रही है। तो ये तीनों तरफ से है कि आतंकवादियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों को ट्रैप करने की कोशिश करी, घने जंगलों में उनको नुकसान पहुंचाए, उसके बाद में टारगेट किलिंग करके पूरे भारत में वो दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हम थोड़ी कर रहे हैं, वहां तो लोकल किलिंग हो रही है, लोकल लोग आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी उनकी बन गई है जिसमें हम फंसते नजर आ रहे हैं। तो इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है जो अमित जी ने बोला है कि आप जो है थिएटर चेंज करिए। पर थिएटर चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप पैर रख के उसको दबाएं, नहीं, आप उसको खत्म करिए। सांप के फन को पूरा खत्म करना ही जरूरी है। POK से आप पाकिस्तान को खदेड़ सकते हैं या गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान को इतना झटका लगेगा। बलूचिस्तान में एक्शन करिए, उनके ऊपर आप सैंक्शंस लगाइए आर्थिक रूप से, देखिए पाकिस्तान कैसा बिल बिलाता है, चीन कैसा बिल बिलाता है। अदरवाइज लिप सर्विस से कि हम ये कर देंगे, हमने बम गिरा दिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। हम 40 साल से ये देखते आ रहे हैं, चाहे किसी की सरकार रही हो। 27 साल हमारे पास में ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी लंबे टेन्योर रहे, प्रधानमंत्री वर्तमान, इनके पहले वाले और अटल जी, 3 प्रधानमंत्री जो 7 साल से ज्यादा रहे हैं। तो सरकार में स्टेबिलिटी हमारे पास लगातार चल रही है। हमारी स्ट्रेटेजी हमको चेंज करना है, अब वक्त आ गया है। मैं अमित जी से पूरा सहमत हूँ। 3 इंपॉर्टेंट बातें सर आपने परिहार सर यहां पर कही हैं। इन्हीं 3 पॉइंट्स पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।